हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में हमारा जो टॉपिक चल रहा है लास्ट क्लास से, और वो चल रहा है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। और इसमें मैंने आपको अभी तक कुछ हिस्ट्री के बारे में बताया है, जिसमें मैंने आपको इनके पेमेंट और एक्सचेंज सिस्टम के बारे में, हुंडीज़ के बारे में बताया था। इसके अलावा हमने ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ के बारे में बात की थी और किस तरह के आपके मर्चेंट कॉरपोरेशन काम कर रहे थे पुराने टाइम में, और वो किस तरह सपोर्ट करते थे, उस चीज़ के बारे में पढ़ा। अभी हम पढ़ने वाले हैं मेजर ट्रेडिंग प्लेसेस। ऐसे कौन से स्थान हैं जिनको मुख्यतः व्यापारिक दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया था उस टाइम पर। तो मैं आपको बता दूं, पूरे के पूरे इंडिया में, पूरे के पूरे भारतवर्ष में उस समय बहुत सारे ऐसे स्थान थे जो व्यापारिक केंद्र माने जाते थे, जिसमें आपका बहुत सारे शहरों में मथुरा है, इसके अलावा वाराणसी है, इसके अलावा इंद्रप्रस्थ है, इंद्रप्रस्थ, इसके अलावा आपका तक्षशिला है, इसके अलावा मदुरई है, मदुरई, इसके अलावा पेशावर है। तो ये आपके जो सिटीज़ हैं, ये सारे के सारे व्यापारिक केंद्र, ऐसे ही सूरत है, तो ये आपके बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में फेमस थे। इनके अपने अपने कुछ स्पेशलाइजेशन है इनके सारे के सारे। जैसे आप बात करें वाराणसी के बारे में, तो वाराणसी आपका गंगा नदी के तट पे बसा हुआ है। तो यहाँ पर आपको जो सारे के सारे व्यापारिक मार्ग थे, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, सारे के सारे मिलते थे आपके कहाँ पर, वाराणसी के यहाँ। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रत्नों और बहुमूल्य पत्थरों के बारे में क्या होता था, व्यापार होता था। अगर हम इंद्रप्रस्थ की बात करें तो इंद्रप्रस्थ एक सेंट्रल पॉइंट था। जैसे आज की तारीख में हम दिल्ली के नाम से जानते हैं इंद्रप्रस्थ, उस समय तो जितने व्यापारिक मार्ग थे पूरे भारतवर्ष से विदेशों को जाने वाले, वो सब यहीं से होकर गुजरते थे। तो इसको हम एक सबसे ज़्यादा मेजर ट्रेडिंग पॉइंट बोल सकते हैं। इसके अलावा हम तक्षशिला की बात करें तो तक्षशिला अपने आप में उस समय एजुकेशन का एक बहुत बड़ा सेंटर था। इसमें बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ाया जाता था, और यहाँ पर विदेशों से बड़े बड़े जो राजा महाराजा थे, जो बड़े बड़े एम्पायर थे, उन एम्पायर्स को यहाँ पे क्या मिलता था, एजुकेशन मिलती थी। तो उस समय इसको एक प्रसिद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में माना जाता था, और व्यापार में भी इसकी भूमिका थी। अगर हम मदुरई की बात करें तो मदुरई जो है ये आपके दक्षिण भारत में पड़ता है, और ये जो आपका शहर है, इसको उस समय एक रत्नों के लिए, फैंसी नगीनों के लिए और मत्स्य पालन के लिए एक बहुत बड़ा शहर माना जाता था। इसके अलावा हम बात करें सूरत के बारे में, तो सूरत मध्य भारत में स्थापित, या पश्चिम भारत में स्थापित एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है। यहाँ की जो हुंडियाँ थी वो विदेशों में प्रचलित थी। मैंने आपको बताया था हुंडी के बारे में। हुंडी एक्सचेंज के टाइम पे काम आती है। जब आप माल एक्सचेंज करते हो तो आप एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह एक हुंडी करते थे। तो वो हुंडी जो थी उनकी मान्यता विदेशों तक भी थी। वो कौन से शहर की थी, सूरत की थी। तो इस तरह से काफ़ी सारे आपके ऐसे प्लेसेस थे पुराने टाइम में जो आपके व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे अगला पॉइंट। मोस्ट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। देखो, हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। आपको पता है शुरू से ही जो आपका इंडिया है वो एक्सपोर्ट में काफ़ी आगे रहा है, लेकिन जैसे जैसे नीड्स बढ़ रही हैं हम इंपोर्ट भी ज़्यादा कर रहे हैं। अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो पुराने टाइम में हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता था, उस एक्सपोर्ट होने वाले माल में आपके वीट था, गेहूँ, इसके अलावा स्पाइसेस थे, इसके अलावा चीनी थी, इसके अलावा रत्न नगीने थे, इसके अलावा आपके जानवर थे, इसके अलावा आपके जानवरों के जो आपके अन्य उत्पाद होते हैं जानवरों संबंधित, वो थे। जैसे उसमें उनके सींग हो गए, उनकी चमड़ी हो गई। तो इन चीज़ों का भी अपन क्या करते थे, वहाँ पर निर्यात करते थे। लेकिन जैसे हम आयात की तरफ जाते हैं तो आयात में हमारे यहाँ आते हैं पशु उत्पाद, इसके अलावा आता है हमारा चीनी सिल्क। चीन का जो रेशम था वो सबसे ज़्यादा प्रख्यात था, और हमारे यहाँ उसकी डिमांड कैसी थी, ज़्यादा थी। इसके अलावा विदेशी घोड़े और विदेशी गुलाम हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा खरीदे जाते थे। तो इन चीज़ों के लिए आपके क्या चल रहा था पुराने टाइम में, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में मेजॉरिटी थी। इसके अलावा आपकी जो सोना चांदी, कॉपर,
टिन, रत्न वगैरह, जैसे आपके मूंगा होता है, पन्ना होता है, इन चीज़ों का भी अपन क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे, क्योंकि इन चीज़ों की हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी कैसी थी, कम थी। अगर हम बात करें पोजीशन के बारे में, पोजीशन ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इकोनॉमी, तो वर्ल्ड इकोनॉमी में हम बात कर रहे हैं पहली शताब्दी से लेके और 17वीं शताब्दी तक, ठीक है, क्योंकि 17वीं शताब्दी के बाद आपके यहाँ पुर्तगाली और डच और ब्रिटिश ये सब आने लग गए। अगर हम उस टाइम पीरियड की बात करें तो उस टाइम पीरियड में जो इंडिया है वो अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा कैपेबिलिटी रखने वाला था। मैं आपको बता दूं, लगभग 3/4 से 1/4 यानी कि 4 आना से और 3/4 भाग तक जो पूरे वर्ल्ड की जो प्रॉपर्टीज़ थी, पूरे वर्ल्ड की जो दौलत थी, उस पर कंट्रोल किसका था, इंडिया का था। इसलिए इसको सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। हमारे यहाँ इस टाइम पीरियड में काफ़ी सारे रिसर्चर्स यहाँ पे आए जो विदेशों से आए थे इंडियन इकोनॉमी पे शोध करने के लिए, यहाँ की पॉलिटी पे, यहाँ के इस कल्चर पे, जिसमें ढेर सारे नाम आपने सुने होंगे, जिसमें आपका एक मेगास्थनीज था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज। इसके अलावा आपका फाहियान, हिंसांग, इत्सिंग, अलबरूनी, ये वो रिसर्चर्स हैं जो हमारे यहाँ इस इकोनॉमी को जानने के लिए, इंडियन लिटरेचर को जानने के लिए, कल्चर को जानने के लिए यहाँ पर आए थे। तो उन्होंने जब इस चीज़ को अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद जो उन्होंने अपनी बुक्स लिखी, उन सारी बुक्स में इन चीज़ों को मेंशन किया है कि हमारा जो इंडिया था उसको स्वर्ण भूमि कहा है। स्वर्ण भूमि, स्वर्ण भूमि मतलब होता है सोने का देश। यानी कि हमारे यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, अभी पहली से 17वीं शताब्दी के बीच में पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर कम से कम 3/4 भाग की जो दौलत थी, जो धन संपदा थी, उस पर इंडियन का या भारतीयों का क्या था, नियंत्रण था। तो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। लेकिन अब ये जो स्वर्ण भूमि है, जब इस चीज़ के बारे में लोगों को पता चला, इसकी पॉपुलैरिटी विदेशों में फैली, तब हमारे यहाँ पुर्तगाली और डच और तरह तरह के विदेशी जो आक्रमण है वो हुए, और वो केवल इसी चक्कर में आए थे कि इसको लूटा जाए। लेकिन लूटने के चक्कर में जब उनको इस चीज़ का एहसास हुआ कि अगर हम यहाँ स्वर्ण चांदी का व्यापार करें तो ये भी अपने आप में आमदनी का एक अच्छा सोर्स है, तो वो यहीं रुक गए और उन चीज़ों को उन्होंने किस में बदल दिया, व्यापार में बदल दिया। फिर आपके कौन आ गए, ब्रिटिश आ गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के सेटअप करके जिन चीज़ों का हम पहले निर्यात करते थे, जिन चीज़ों का निर्यात करने में हमारा पहला स्थान था, तैयार माल को बाहर विदेशों में बेचने में हमारा पहला स्थान था, उस चीज़ को अब हमने क्या बना लिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पॉलिसीज़ से, अपनी दमनकारी नीतियों के माध्यम से उस चीज़ को हमें आयातक बना दिया। यानी कि अब क्या करते थे, हम तैयार माल के स्थान पे केवल कच्चे माल के निर्यात एक्सपोर्टर रह गए, और हमको अब सारी की सारी वस्तुएं जो तैयार रूप में हैं वो सब हमको इंपोर्ट करनी पड़ी। तो ये स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई। और ये स्थिति क्यों हुई, क्योंकि हम इस समय एक उपनिवेश के रूप में काम कर रहे थे, हम ब्रिटिश शासन के अधीन थे। लेकिन अगर हम बात करें आगे बढ़ के कि जैसे ही आपको इंडिपेंडेंस मिली, इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने क्या सिस्टम अपनाया, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो री इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसका क्या सिस्टम रहा। हम पढ़ रहे हैं री इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में कि भारत में पुनः औद्योगिकरण कैसे हुआ। तो आपको पता है जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो ऐसी कंडीशन उसकी देश की हो चुकी थी कि उसको शून्य से, जीरो से डेवलपमेंट का क्या था, रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ पॉलिसी, कुछ प्लान्स के अकॉर्डिंग कुछ 5 ईयर प्लान डेवलप किए, और उन 5 ईयर प्लान्स के थ्रू उन्होंने क्या किया, हर 5 साल में कुछ स्पेशल सेक्टर्स पे क्या किया, ध्यान देना शुरू किया, जिसमें हम एनर्जी की बात कर सकते हैं, जिसमें हम एटॉमिक पावर की बात कर सकते हैं, एजुकेशन की बात कर सकते हैं, एग्रीकल्चर की बात कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ की बात कर सकते हैं। तो तरह तरह की आपकी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए आपको सहायता देंगी। भाई आज मान लो आप कोई बिजनेस करना चाहते हो और उस बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए जो ज़रूरी सेवाएं हैं वही उपलब्ध नहीं है, तो बिज़नेस कैसे चलेगा। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि पहले आप बिज़नेस चलाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करो। तो 1947 में जब आज़ादी मिली थी उसके बाद गवर्नमेंट ने सबसे पहले किस पे ध्यान दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने पे। तो हमने एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया, हमने इंडस्ट्रीज़ पे ध्यान दिया, और इंडस्ट्रीज़ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकती हैं, जैसे रोड बनाना, जैसे रेल लाइन बिछवाना,
जैसे एनर्जी डेवलपमेंट करना, ऊर्जा का विकास जितना होगा उतना आपको फैक्ट्रीज़ के लिए क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, पावर मिलेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इनको डेवलप करने पे ध्यान दिया गया और धीरे 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 हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हम आज की तारीख की बात करें तो नई जो विदेश नीति आपकी चल रही है, नई जो आपकी इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी चल रही है, विदेशी नीति, वो चल रही है 2015 से 2020, जो नरेंद्र मोदी जी जो हमारे पीएम हैं उनके शासनकाल में लागू की गई है। और इसमें तरह तरह के जो प्रोग्राम्स है डेवलपमेंट के लिए, जिसमें मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, इसके अलावा डिजिटल इंडिया है, ये जो प्रोग्राम्स हैं इनको लॉन्च किया गया है जिससे हमारी इकोनॉमी को आप आईटी सेक्टर में और आत्मनिर्भर बनने की तरफ क्या करें, हम इसको फॉरवर्ड कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो हिस्ट्री है ट्रेड एंड कॉमर्स का वो इस टॉपिक के साथ ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में। क्लियर? थैंक यू।